मैं चंदन कुमार आप सबको इंसेंटिव में स्वागत करता हूं। और आज आपको हम लोग ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबके क्लास 10 का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को आगे बढ़ाते हुए ले चलते हैं। और हम लोग जो पिछले क्लास में बात करके आए हैं उसमें हम लोग देखा था कार्बन क्या है, कार्बन कहाँ कहाँ फॉर्म कर रहा है, कार्बन कैसे कैसे हमारे एनवायरमेंट में पाया जाता है। तो इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि जो मेरे पास कार्बन है उसकी जो हमारे पीरियोडिक टेबल में स्थान कहाँ पर है ना। तो चलिए आपको हम लेकर के चलते हैं और दिखाएंगे कि मेरे पास जो कार्बन है उसको जो इस पहले से है पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटलफोर्स थ्योरी का। बेटलफोर्स थ्योरी हमारे पास किस टाइप से काम करेगा और वो है क्या। तो चलिए पहले से दिखाते हैं कार्बन का पहले हमारे पीरियोडिक टेबल में कार्बन किस टाइप से और कहाँ पर स्थित है। तो चलो बाबू स्टार्ट करते हैं। चलिए तो मेरा टॉपिक है प्लेस ऑफ कार्बन इन पीरियोडिक टेबल। चलिए तो पीरियोडिक टेबल में मेरे पास जो कार्बन का जो प्लेस है उसको निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। ऐसे आप जान जाओ पीरियोडिक टेबल हमारे पास है क्या, तो एलिमेंट्स का एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है जिसमें होते क्या है कि हमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पढ़ने में काफ़ी आसानी होती है। कहने का मतलब हुआ ऐसा था कि धीरे धीरे हमारे पास एलिमेंट्स की संख्या बढ़ते गया। अगर बात कर ले आज के बहुत पिछले समय में, तो उस समय हमारे पास एलिमेंट्स की जो संख्या थी वह सबसे कम थी। आदमी जो है बहुत कम एलिमेंट्स का यूज किया करता था। धीरे धीरे हमने एलिमेंट्स की संख्या क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और जब एलिमेंट्स की संख्या बढ़ते चले गए तो बढ़ने क्रम में हुआ क्या कि एलिमेंट्स जब बढ़ते गया तो उसकी प्रॉपर्टीज भी बढ़ते चली गई, जिसको हमें पढ़ने में परेशानी होने लगी। तो इस परेशानी को देखते हुए बहुत सारे साइंटिस्ट ने किया क्या, उसको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज कर दिया। और सिस्टमेटिक में अरेंजमेंट किया जिसके कारण क्या हुआ कि हमें उस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ने में काफ़ी आसानी हो गई। तो जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हमें ऑब्टेन हुआ उसी को बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। सबने बना पीरियोडिक टेबल, डोब्रेनर, न्यूलैंड्स, मेंडलीव, मोसले, निल्स बोर। और आज जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, है ना। क्या बोला जाए, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। और ये जो बनाया है वह निल्स बोर बनाया है। एक हमारे पास है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसको बनाया है हमारे पास मोसले ने। खैर उतना आपको जानने की जरूरत है नहीं, आप ये जानोगे कि जो एलिमेंट्स है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट्स है उसी को आप क्या बोलते हो भाई, पीरियोडिक टेबल। तो उसमें जो मेरे पास कार्बन है वह कहाँ है। और एक बात और बता दूं, मेरे पास पीरियोडिक टेबल है उसको हम लोग 4 ब्लॉक में डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करते हैं किसके बेसिस पर, ऑर्बिटल के बेसिस पे। हमारे पास ऑर्बिटल हैं क्या, 4, एस, पी, डी और एफ। तो एस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते कितना है, 2, इसलिए उसमें जो ग्रुप आते हैं 2 आते हैं। पी में कितना होते हैं, 6, और पी में 6 होने की वजह से उसमें जो मेरे पास ग्रुप है वह 6 है। अब है डी में क्या होते हैं, जो मेरे पास ग्रुप हैं वह हो जाते हैं 10। और जो मेरे पास एफ है, एफ में हमारे पास 14 एलिमेंट्स
का एक ग्रुप आता है जिसको बोलते हो एक्टेनाइड्स और लैंथेनाइड्स। खैर उसको हम लोग और बाद में बात करेंगे, चर्चा उस पर भी किया जाएगा। तो पहले हमको दिखाना है कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो कार्बन है उसकी पैलेस कैसे है। इसके लिए में करना क्या पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने पड़ते हैं। और आपको पता है कि हमारे पास कार्बन है उसको हम लोग डिनोट करते हैं बाबू सी से, और सी का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। इसको करेंगे इलेक्ट्रॉनिक नंबर तो हमारे पास क्या मिलेगा 1s2 2s2 2p2। कहने का मतलब इसको कर लो भाई तो 2 और 4 मिलेगा। आउटर में कितना इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन। और बता दूं कि जो मेरे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री कहां करता है p ऑर्बिटल में। ध्यान देंगे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो जिस ऑर्बिटल में अरेंज करेगा इंटर कर लेगा उसी को उस ब्लॉक बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। तो मान लो भाई कि हमारे पास p में हुआ p ऑर्बिटल, तो जब p ऑर्बिटल में है इसका कहने का मतलब हमारे पास क्या है कि ये जो मेरे पास कार्बन होगा वह ब्लॉक p में होगा। यानी इसकी जो अगर ब्लॉक पता करना चाहते हो भाई तो p ब्लॉक में होगा। p ब्लॉक में क्यों होगा, क्योंकि इसकी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वह एंट्री कहां करता है p ब्लॉक में, p ऑर्बिटल में। और जिस ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री करता है उसी को उसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक, ठीक है। और जब जाते हैं p ब्लॉक में तो p ब्लॉक में हमारे पास 4p ब्लॉक, p ब्लॉक में एलिमेंट्स का जो ग्रुप नंबर निकालते हैं यानी 4p ब्लॉक नंबर ऑफ ग्रुप। जो मेरे पास नंबर ऑफ ग्रुप होता है वह 10 प्लस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबकी निकालने के तरीका अलग अलग है। हम बात करते हैं p ब्लॉक में, तो जब p ब्लॉक हमारे पास ग्रुप निकालने का जो तरीका है उसका जो मेरे पास फार्मूला है 10 प्लस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेरे पास 10 प्लस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलिए हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना मेरे पास है 4। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते किसको बाबू, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं वैसा इलेक्ट्रॉन, वैसा इलेक्ट्रॉन जो आउटर ऑर्बिट में होता है। तो जो आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है उसे क्या बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मेरे पास आउटर ऑर्बिट में पास इलेक्ट्रॉन है वह कितना है 4 है, ठीक है। चलिए तो मेरे पास ग्रुप कितना हो जाएगा, तो निकालने के लिए क्या करोगे भाई 10 प्लस में 4 कितना हो जाएगा 14, है ना। कहने का मतलब जो मेरे पास कार्बन है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 14 का p ब्लॉक में है या p ब्लॉक का ग्रुप 14 में है। अगर आप निकालना चाहते हो कि इसकी पीरियड है क्या, किस पीरियड में है, तो नंबर ऑफ पीरियड निकालने के लिए, नंबर ऑफ पीरियड जब निकालने के लिए चलते हो बाबू तो नंबर ऑफ पीरियड में होता क्या है वैलेंस ऑर्बिट। क्या बाबू वैलेंस ऑर्बिट, है ना। तो जब वैलेंस ऑर्बिट चलेंगे तो मेरे पास वैलेंस ऑर्बिट है कितना 2। देखिए वैसा ऑर्बिट, दो ऑर्बिट विच इज एग्जिस्ट इन आउटर ऑफ द सेल, जो आउटर में एग्जिस्ट करता हूं उसे बोलते हैं ऑर्बिट। तो हमारे पास ऑर्बिट जो है क्या बाहर में कितना मेरे पास है 2, तो इसकी जो हमारे पास पीरियड हो जाएगी 2। और कार्बन का जो ग्रुप नंबर है 14 है और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंट्री करता है p ऑर्बिटल में, इसलिए मेरे पास क्या एग्जिस्ट करेगा p ब्लॉक में करेगा। यानी साफ साफ हम इस बात को बोल सकते हैं कि जो कार्बन है वो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 14 का पीरियड नंबर 2 में p ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, है ना। और ग्रुप 14 में कौन कौन से एलिमेंट्स है उसको बता दूं। तो कहता है कि ग्रुप ऑफ 14 में जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उसको याद करने का एक तरीका है, और वो तरीका हमारे पास क्या है देखो बाबू। तो अगर आप जाते हो ग्रुप 14 में तो हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे उसको बोलते हैं कहे सीता जी सुनो प्रभु। ग्रुप 14 में हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन आएंगे
कहे सीताजी सुनो प्रभु। कहने का मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। और इसमें जब जाएंगे तो ये सब जितना भी एलिमेंट्स हैं इन सब के आउटर में कितना हमारे पास होगा, +4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब आप यहां पर समझ गए कि कार्बन जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल ग्रुप 14 पीरियड नंबर 2 पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक चीज और बात करेंगे, विटल फोर्स थ्योरी, है ना। सुनेंगे आराम से विटल फोर्स थ्योरी हमारे पास है क्या। चलो अब देखा जाए विटल फोर्स थ्योरी, अच्छे से बात करेंगे और हमें जानना भी है, और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आते भी हैं, उसको हमको बना भी लेना। तो विटल फोर्स थ्योरी कहने का मतलब, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्या उसको बोलते हैं, जैविक सिद्धांत, ऐसे कुछ होता है विटल फोर्स थ्योरी। तो विटल फोर्स थ्योरी जो हमारे पास आया है उसको हम लोग सन 1815 में 1815 की बात है। एक हमारे पास साइंटिस्ट हैं जिनका नाम बर्जेलियस है। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम बर्जेलियस है। 1815 में इन्होंने एक बात बताया, और ये बताए कि जो मेरे पास कार्बन है वह ओनली ऑब्टेन होगा हमें लिविंग थिंग्स से। अगर आप इसको लेबोरेटरी में सिंथेसिस करना चाहेंगे तो यह नहीं होगा। कहने का मतलब कि द कार्बन इज ओनली अबाउंडेंट इन लिविंग थिंग्स, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ कार्बन इज ओनली लिविंग थिंग्स। कहने का मतलब इट इज नॉट प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, इसे लेबोरेटरी में बनाया ही नहीं जा सकता है। तो इनका जो यह स्टेटमेंट है इसी को बोलते हो विटल फोर्स थ्योरी। इसी को हम बोलते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। क्या बोला जाए, जैव शक्ति सिद्धांत। तो जैव शक्ति सिद्धांत कहने का मतलब होता है कि जो मेरे पास कार्बन है वह कहां पाया जाएगा, लिविंग थिंग्स में। और इसे अगर हम लोग ऑब्टेन करना चाहेंगे नॉन लिविंग थिंग्स से तो हमें नहीं होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हो भाई, विटल फोर्स थ्योरी। तो अगर आपको कोई विटल फोर्स थ्योरी पूछे तो आप उनको बताओगे, क्या बताओगे भाई, कि द मेन सोर्स ऑफ, ऐसे लिखोगे भाई, अकॉर्डिंग टू बर्जेलियस द मेन सोर्स ऑफ कार्बन इज लिविंग थिंग्स, इट इज नॉट प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। This statement is known as vital force theory, but this theory is not applicable for long time. कहने का मतलब कि जो मेरे पास थ्योरी है लंबे समय तक वैलिड नहीं था। क्यों नहीं रहा वैलिड भाई, तो इन्हीं का एक स्टूडेंट्स जिसका नाम है ओहलर, है ना। इनके जो एक स्टूडेंट्स है जिसका नाम है ओहलर, फ्रेडरिक ओहलर। पूरा नाम क्या, फ्रेडरिक ओहलर। तो ओहलर ने एक बात बताई, और ओहलर जब बात करने आया था 1827, 1815 में जो हमारे पास बर्जेलियस ने विटल फोर्स थ्योरी को एस्टेब्लिश कर दिया, और इन्हीं का स्टूडेंट्स 1827 में कर क्या रहा है, इनके स्टेटमेंट्स को वह गलत कर रहा है। और इन्होंने किया क्या, तो इन्होंने कार्बनिक कंपाउंड, और कार्बनिक कंपाउंड में बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। कहने का मतलब कि कार्बन के कंपाउंड्स, दैट इज कार्बन को इन्होंने लेबोरेटरी में तैयार कर लिया। बर्जेलियस का क्या कहना था कि यह लेबोरेटरी में तैयार हो ही नहीं सकता है, बट ओहलर ने क्या किया कि इसको लेबोरेटरी में तैयार किया। और जो
सबसे फर्स्ट में जो कंपाउंड तैयार किया जिसको बोलते हैं यूरिया। और आज जो मेरे पास यूरिया है वह फर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है। और यूरिया जो हमारे पास आज हमारे पास बड्डी में भी है, ठीक है। यूरिया का हमारे बड्डी में एक इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो चलो भाई दिखाते हैं कैसे किसने तैयार किया। तो हम आपको दिखाते हैं ओहलर ने ये जो तैयार किया वह किस टाइप से किया। चलिए तो देखिए, ओहलर ने सबसे पहले किया कि भाई अमोनियम सल्फेट को लिया, NH4 का ऑल्ट वाइस SO4 है ना, इसका नाम क्या हुआ अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट। और इस अमोनियम सल्फेट को किया क्या पोटेशियम साइनेट। पोटेशियम साइनेट से रिएक्शन कराया, है ना। और जब भी रिएक्शन कराया तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बन गया हुआ तो पोटेशियम सल्फेट। इसका नाम क्या है पोटेशियम सल्फेट। और अमोनियम साइनेट बन गया NH4CnO। इसका नाम क्या है अमोनियम साइनेट। चलिए, ओहलर ने क्या किया भाई, तो अमोनियम सल्फेट लिया, फिर क्या किया पोटेशियम साइनेट, और दोनों को रिएक्शन करा, मेरे पास क्या बन गया पोटेशियम सल्फेट और अमोनियम साइनेट। अब इन्होंने किया क्या अमोनियम सल्फेट सॉरी अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट को हीट कर दिया, है ना। और हीट किया तो मेरे पास क्या बन गया बाबू NH2CO NH2। और इसका नाम क्या है यूरिया। और यूरिया का मेरे पास आयुर्वेदिक नाम है, उसको बोलते हो डाई एमिनो कीटोन। कहने का मतलब कि डाई एमिनो कीटोन को ही बोलते हैं यूरिया, है ना। इसी रिएक्शन के करवा कर उन्होंने यूरिया तैयार कर लिया। और जब यूरिया तैयार होगा तो उन्हें अपने गुरुजी बारजलस होता है कि सर ये आपका तैयार है। और यहाँ से जो विटल फोर्स थ्योरी है उसकी जो स्टेटमेंट है वह रॉन्ग हो जाती है। और यहाँ से हम लोग जानते हैं कि जो पास लेबोरेटरी में सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार हुआ वह है यूरिया। और तैयार कौन किया है ओहलर। और ओहलर है कौन भाई बर्जीलियस का स्टूडेंट है। क्लियर, ये सारी बात हमारे पास है, यहाँ तक हमने बिल्कुल कर लिया। इसी को बोलते हैं विटल फोर्स थ्योरी और उनका यहाँ पर खंडन हो रहा है ना, याद रहेंगे। चलिए आपके एग्जाम में विटल फोर्स थ्योरी आता है, आप इसको लिख लेंगे। और वो तैयार कैसे कैसे होते हैं वो भी समझ गए। और उसने ओहलर के किस टाइप से कंपाउंड यूरिया तैयार किया। और यहाँ से हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है कि सबसे पहले हमारे पास लेबोरेटरी में तैयार होने वाला कंपाउंड्स कौन है, तो हमारे पास यूरिया है। क्लियर, तो चलो भाई यहाँ तक हमारे पास बात क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं और आगे चलने के क्रम में एक और बात करेंगे रूट वर्ड। चलिए रूट वर्ड को भी दिखा दूं। रूट वर्ड हमारे पास है क्या, तो कार्बन का नंबर का कुछ पोजीशन है ना। कार्बन 1 को क्या बोलेंगे, कार्बन 2 को क्या बोलेंगे, कार्बन 3 को क्या बोलेंगे, कार्बन 4 को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं रूट वर्ड। और जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें रूट वर्ड की सबसे इंपॉर्टेंट काम है ना। देखिए ये मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन है और इसका मेरे पास क्या है नेम,
है ना। कहने का मतलब अगर मेरे पास C1 है इसको बोलते हो आप मीथ, अगर कार्बन 2 हो इसको बोलते हो ईथ, कार्बन 3 हो इसको बोलते हो प्रोप, कार्बन 4 है इसको बोलते हैं हम लोग ब्यूट, कार्बन 5 है इसको बोलते हो पेंट, कार्बन 6 है इसको बोलते हो हुआ हेक्स, कार्बन 7 है इसको बोलते हो बाबू हेप्ट, कार्बन 8 है इसको बोलते हो बाबू ऑक्ट, कार्बन 9 है इसको बोलते हो हुआ नॉन, और कार्बन 10 है इसको बोलते हुआ डेक। है ना। 11 12 13 को बोलते हैं, एकाडेकेन, डुओडेकेन, ट्राइडेकेन, है ना। बट हमें जो इम्पोर्टेंट है यहाँ हमें 10 तक से ही काम हो जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, रूट वर्ड। कार्बन 1 को बोलते हैं मिथ, कार्बन 2 को बोलते हैं ईथ, कार्बन 3 को बोलते हो प्रोप, कार्बन 4 को बोलते हो ब्यूट, कार्बन 5 को बोलते हो पेंट, कार्बन 6 को बोलते 5 को बोलते हो पेंट, कार्बन 6 को बोलते हो हेक्स, कार्बन 7 को बोलते हो हेप्ट, कार्बन 8 को बोलते हो ऑक्ट, कार्बन 9 को बोलते हो नॉन, कार्बन 10 को बोलते हो डेक। और इतना ही मेरे पास क्या हो जाता है, पूरे कंपाउंड तैयार हो जाते हैं। क्लियर। तो हमारे पास बात थी, इसी को बोलते हैं रूट वर्ड। और रूट वर्ड में हम लोग जो एलिमेंट्स जो रखेंगे 10 ही रखेंगे, और इसी 10 एलिमेंट से हमें तैयार हो जाएंगे पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो आज आपके साथ हमने बात किया कार्बन के प्लेस का उसके प्रोडक्ट टेबल में, उसकी पोजीशन हमारे पास क्या है। दूसरी बात किया भेटल थ्योरी का, और थोड़ा सा बात किया रूट वर्ड का। और आपको रूट वर्ड को VVI समझ करके उसको याद कर लेना है, ताकि हमें इसका यूज करना है। तो चलिए अब आपके साथ हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वह जो बात होगी हमारे पास हाइड्रोकार्बन का। तो हम लोग हाइड्रोकार्बन को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक हमारे YouTube चैनल साइंटिफिक पट्टा से जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहें, ताकि जब भी हमारे पास वीडियो अपलोड हो, नए क्लास आप तक पहुंचाना हो, तो सीधी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। तो चलो भाई, हमसे बने रहें और इंसेंटिव पटना को हमेशा शेयर करते रहें, ताकि यह जो है और सबके पास पहुंचते चले जाए और सब कोई पढ़े। ठीक है, चलो भाई, ठीक है, थैंक्स।